तो आज की मुरली से रिलेटेड है कल्टिवेटिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। और बाबा ने कहा है तुम्हें श्रीमत पर तत्व सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। तो बाबा के कंसेप्ट के बेस पर सारी दुनिया को तत्व सहित सारी दुनिया को पावन बनाना है, उसकी सेवा करनी है और सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। तो कल डिस्कशन के बाद मुझे ये विजडम समझ में आया कि विजडम मीन्स अपने आप को वाइज तभी समझ सकते हैं discerning to share your opinion wisely by not triggering another person's emotion। हमारे बातों से किसी और का इमोशन ट्रिगर नहीं करना, and to stand for yourself where old patterns are already being expressed। और जहाँ किसी का पुराना जो संस्कार है वो निकल आया है, वहाँ पर स्टैंड करना अगर मेरे ऊपर वार हो रहा है तो। माना एक तरफ उस आत्मा को भी बचाना है, अपना ओपिनियन को उनके सामने युक्ति से रखना है ताकि उस आत्मा का कोई इमोशन ट्रिगर ना हो जाए। और दूसरी ओर अगर कोई आत्मा अपना पुराना संस्कार को यूज़ कर रहे हैं और आप पर वार कर रहे हैं तो फिर खुद के लिए स्टैंड करना, अपना मन को करप्ट नहीं करना। द कंसेप्ट ऑफ गॉड शोज यू द पाथ टू हैप्पीनेस एंड पीस। तो बाबा ने जो कहा है कि सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है, सुख और शांति का रास्ता बाबा के श्रीमत अनुसार ही मिलता है, माना कंसेप्ट ऑफ गॉड। ऑल अदर कंसेप्ट्स टेक यू टूवर्ड्स दुर्गति। बाकी जितना भी मत है, बाबा ने कहा अनेक मत है और वो सारे मते दुर्गति की ओर ले जाते हैं। दुर्गति माना सद्गति से दूर, that is away from destiny। Devotion is a place where there exists multiple concepts based on the scriptures written। तो भक्ति में क्या करते हैं, सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से कथा भी सुनाया जाता है और कथा सुन के उसके बेसिस पर कंडीशनिंग होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन वेदांतिक हिंदुइज्म एंड मनुस्मृति। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम दैट बाइंड्स द इंटेलेक्ट ऑफ पीपल। कर्मा इज बीइंग क्रिएटेड लोडेड विथ इमोशंस दैट मेनली इंक्लूड्स डिपेंडेंसी एंड फियर। जब उन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कर्मा करते हैं तो उन कर्मा में इमोशंस होते हैं और अधीनता होता है, डर होता है। नाउ यू आर स्टडिंग गॉड्स कंसेप्ट, जो बाबा ने आज बोला है बाबा का यूनिवर्सिटी है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेवरल कंसेप्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने से ही वो कंडीशनिंग चेंज होगा, पढ़ाई पढ़ने से ही समझ बैठेगा और जब समझ बैठेगा तब जाके वो पुराना वाला जो कंसेप्ट हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो प्रोग्रामिंग किया गया है, उसको हम रिप्लेस कर पाएंगे। यू नीड टू चेंज योर कर्मा इम्प्लीमेंटिंग दिस कंसेप्ट।
तो जो कर्म हमने आज तक करते आए हैं वो है विकर्म। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होता है। तो बाबा को याद करना माना बाबा को श्रीमत को बुद्धि में रखना और उसके अनुसार कर्म करना। तो जब बाबा के श्रीमत को यूज करके कर्म करते हैं, बाबा के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं हर कर्म में, तो फिर विकर्म विनाश होता है। You then go beyond your emotions that are sources of bondage and sorrow. तो जब बाबा का श्रीमत अनुसार हम चलते हैं तो फिर धीरे धीरे हम उन इमोशंस से परे जाते हैं, क्योंकि सेंस परसेप्शंस के ऊपर चले जाते हैं। इमोशंस सेंसेस द्वारा ही अनुभव होता है। Implementation can be done using the situations you face. तो बाबा का जो श्रीमत है वो हर एक सिचुएशन में हम धारण कर सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Situations appear in the form of several concepts of the world. जब कोई परिस्थिति आती है सामने, तो फिर हम उन परिस्थिति को जो इस दुनिया में अनेक मतें हैं उनके हिसाब से हम देख पाते हैं, और वो मतें हैं जो सब सत्य मानते हैं, बट एक्चुअली दे आर फॉल्टी लॉजिक्स। You need to change this form of situation by implementing God's concept, based on which pure civilization will be established. तो बाबा भी कह रहे हैं कि वो जो अनेक मतें हैं वो फॉल्टी लॉजिक्स है, रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं कि भूल है, अब अभूल बनना है, और अभूल बनने के लिए बाबा के श्रीमत अनुसार उन सिचुएशन को समझना है। उसके लिए हमें बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाना है, और जब हम बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाके बाबा के श्रीमत अनुसार हर सिचुएशन को समझते हैं, तब वो प्योर सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश होता है, सतयुग। यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ईश्वरीय भाषा को हम सीखते हैं। दिस इज टू शो एवरीवन द वे टू हैप्पीनेस एंड पीस। इसी विधि से हम सबको हम खुद उस रास्ते पर चलते और दूसरों को भी वो रास्ता दिखाते हैं जहाँ सुख और शांति का है। टू शो एवरीवन यू नीड टू बी इन द स्टेट वेयर यू आर अवेयर ऑफ अप्लाइंग द नॉलेज एंड गेटिंग द रियल विथ क्लैरिटी। तो अगर किसी को रास्ता दिखाना है तो खुद को भी उस रास्ते पर चलना होगा, उस रास्ता के बारे में क्लियर समझ होना पड़ेगा, तभी दूसरे को दिखा सकते हैं। दिस विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द सटल प्ले गोइंग ऑन। एक गेम चल रहा है, बाबा ने आज भी कहा है कि एक गेम चल रहा है। दिस विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द सटल प्ले गोइंग ऑन। यू कैन परसीव द पैटर्न्स ऑफ एवरी सोल। जब आप बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाते हो, तब आप सामने वाले आत्मा का जो पैटर्न है वो समझ जाते हो। वेर यू लर्न नॉट ओनली टू ट्यून योर सेल्फ, तो उस पैटर्न के हिसाब से खुद को ट्यून कर लेते हैं ताकि करप्ट ना हो जाए मन। रैदर हेल्प अदर्स टू गेट ट्यून्ड। तो सिर्फ खुद ही नहीं सीखते हैं ट्यून होना, पर दूसरों को भी ट्यून करने में मदद करते हैं। दिस यू डू वाया, कैसे करते हैं हम? मनसा वाचा कर्मणा। पहले माइंड में थॉट्स को चेक करते हैं, फिर उसी हिसाब से माइंड जब प्योर रहता है तो उसी हिसाब से वर्ड्स, वाचा भी वैसा होता है और फिर एक्शन भी वैसा होता है।
You are able to discern your accurate steps to show others the path towards peace and happiness. जब हम निर्णय कर पाते हैं हमारा एक्यूरेट स्टेप क्या होना चाहिए, तब जाके दूसरों को हम शांति और सुख का रास्ता बता पाते हैं. यू रिमेन अनअफेक्टेड. सिचुएशन के प्रभाव में नहीं आते हैं. सिचुएशंस अराइज वेयर देयर इज अ डिफरेंस इन हार्मनी इन रिलेशनशिप्स. जहाँ ऊंचता और नीचता होता है, एक समानता नहीं होता है, वहाँ पर सिचुएशंस आते हैं. where one assumes to be superior and the other inferior in position or knowledge. तो superior inferior stage बहुत सारे चीज़ों के बेस पर हो सकते हैं. Beneath the surface जो subtle बात है, arrogance and low self-esteem interact in a cunning game of dominance. एक का arrogance होता है जो सोचते हैं कि मैं superior हूँ, मैं बड़े पोजीशन में हूँ या मैं जानती हूँ, और दूसरा जो इन्फीरियर मानते हैं वो लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं और दोनों का जो संस्कार है वो डोमिनेंट हो जाता है. तो दोनों ही उस ईगो को मास्क करने की कोशिश करते हैं. तो एक कनिंग गेम चलता है. देयर इज ऑल्सो ए सटल डिमांड ऑफ बैलेंसिंग द रिलेशनशिप. एक डिमांड होता है उस समय, क्योंकि हार्मनी नहीं है, इसलिए बैलेंस करने का एक डिमांड होता है सूक्ष्म रूप से. कंटिन्यूस चेक ऑन द 3 ways ऑफ बैलेंसिंग थ्रू माइंड, वर्ड्स एंड एक्शंस इज इम्पॉर्टेंट. तो उसी समय चेकिंग मन, वचन, कर्म कितना बैलेंस्ड है. विजडम गिव्स यू व्हाट टू अप्लाई व्हेन. तो जब विजडम मिलता है, पता चल जाता है कि कौन सा कब श्रीमत को अप्लाई करना है, टू अलाउ हार्मनी टू हैपन, ताकि रिलेशनशिप में हार्मनी आ जाए, समानता आ जाए, ऊंच नीच का भाव ना हो. भले पोजीशन में ऊंच नीच हो पर भाव में नहीं है. You replace the old concept of Ravan with the new concept of God that settles your karma. तो जैसे जैसे बाबा के श्रीमत को अप्लाई करते जाते हैं, वैसे वैसे कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट होने लग जाते हैं. तब हम कर्मातीत का रास्ते में होते हैं. You are then on the way to कर्मातीत. There are few practical ways to implement it wisely. कुछ मुझे जो समझ में आया वो मैं कुछ पॉइंट्स डाला है, तो आज हम उसको समझेंगे. पहला है, व्हेन यू आर इन ए सिचुएशन वेर यू नो ए पर्सन्स ट्रिगर्स, देन यू नीड टू प्लेस योर कंसेप्ट वाइजली, युक्ति से, वेर यू कैन एलिवेट द सोल बाय टेलिंग द पर्सन अबाउट हिज पॉजिटिव क्वालिटीज and then place the message you wanted to share, or you can also silently observe without getting involved. तो किसी आत्मा के साथ लंबे समय होने के कारण हम उनके पैटर्न को जान लेते हैं, उनके ट्रिगर्स को जान लेते हैं कि कैसे बोलने से कहाँ पर वो ट्रिगर हो जाते हैं. तो कभी अगर उस आत्मा का कोई संस्कार से निकालने के लिए कुछ सामने रखना होता है, उस समय युक्ति से बात करना होता है, ताकि उस आत्मा का कोई संस्कार ट्रिगर ना हो जाए. इसीलिए पहले उसकी महिमा करते हैं, या कोई ऐसा अच्छा एक्शन किया होगा, उस एक्शन के बारे में महिमा करके उसको, उस आत्मा को अपलिफ्ट करना होता है. फिर जब आप वो संस्कार के बारे में, जो ओल्ड पैटर्न है उसके बारे में समझ देते हो, तो उस बात को समझने का ताकत होता है उस आत्मा में. इमोशंस ट्रिगर नहीं होता है. या ऐसे भी कर सकते हैं कि
जब उस आत्मा का कोई ओल्ड पैटर्न दिखाई दे रहा है तो मुख से कुछ भी नहीं बोल के, चुप रह के, अंदर अपना इमोशंस को सेटल करके ऑब्जर्व करने में भी उस आत्मा को ताकत मिलता है। तो दूसरा पॉइंट है, आप लोगों को यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो शेयर कर सकते हैं। इस पहला पॉइंट को समझ में आ गया? हाँ जी दीदी, आगे एक ऑप्शन था जो मैं पूछना चाहती थी। जैसे कि कल मैंने अपना जो सीन बताया था, तो आज वैसे एक और सीन सिमिलर आया। तो मैं आज सुबह बाबा के पास गई थी और मैंने कहा था, बाबा ये थॉट मुझे आ रहा है, तो मैं ना आपको देती हूँ, क्योंकि मैं आप खुद भी रिलीज होना चाहती हूँ और आपको भी। तो मैं ये मैंने अपने आप के साथ कन्वर्स करते हुए बाबा रूम में बोला था। और जब वापस घर आई तो जैसे ही वो सीन मुझे फिर याद आया, तो मैंने कहा मुझे बाबा भी साथ में याद आए उस सीन के साथ। तो दोनों मुझे इकट्ठे याद है। तो मैंने कहा मैंने दे दिया करके लेफ्ट इट, एंड देन आई थॉट ऑफ एन अल्टरनेट। उस समय तो नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो फिर ऑफिस में आज वही सीन, वैसा मिलता जुलता सीन आया, तो एक ना ऑप्शन होता है मेल में थम्स अप करने का। But you don't have to write, but you can simply do thumbs up, जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं। तो मुझे वो आया तो मैंने थम्स अप कर दिया। तो आई थॉट कि कितना सिंपल ट्रिक था। मतलब मैसेज रिसीव भी कन्वे हो गया, चला भी गया, तो मैं रिलीज हो गई। मतलब ये साइलेंट वाला जो था वो मैंने माना था कल, आपने जब बोला था। मैंने वो फिर भी अंदर थॉट वो था, वो पूरा हील नहीं हुआ था। उस एक्ट के बाद जब मैंने वो थम्स अप करने के बाद आई वाज फीलिंग लाइट। सो आई फेल्ट कि क्या हम, जैसे हमने एक दो बार पढ़ा है ना कि हम बोझ बाबा को दे दे, क्योंकि हम पकड़े हुए होते हैं और हम लिबरेट भी नहीं करते सामने वाले को थॉट से। तो आई फेल्ट लिटिल लाइट आफ्टर दैट्स नाइस। दीदी, हाँ जी, साइलेंट वाला पोर्शन एक बार ही दोबारा अगर पॉसिबल है तो समझाओगे? हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है। साइलेंट वाले बात ये है कि जब आपके अंदर से वो युक्ति नहीं आ रहा है, कैसे उस आत्मा को समझाए कि वो उनका जो ओल्ड पैटर्न निकल आया है और वो आपके सामने यूज़ कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बोल नहीं पाते हैं तो, और आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहा है, खुद के इमोशंस ट्रिगर हो रहा है, तो फिर आप अंदर जाके साइलेंटली माना अपने इमोशंस को सेटल करके अपने अंदर ही बिजी रहना, उस सीन में इन्वॉल्व नहीं होना, चुप रहना, थोड़े समय के लिए उस आत्मा को स्पेस दे देना। अच्छा, ये भी एक तरीका है। ओके, तो इसके अच्छा चीज आपने समझाया, इसी के रिलेटेड कंटिन्यूशन करते हैं, जो एक जस्ट टू क्लैरिफाई द पूरा स्टेट। तो एक सीन आया था मे बी जनवरी में शायद, ऐसे कुछ सीन आया था, कुछ आके मेरे को उन्होंने कुछ बोला था, ठीक है। उस टाइम पे मैं एकदम ही अंदर, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, ठीक है। एंड आई डिड नॉट, मैं एकदम चुप हो गई, ठीक है। और मैं एकदम चुप होके अंदर ही चली गई और मैं कुछ बोल नहीं पाई, अपना स्टैंड भी नहीं ले पाई, कुछ भी नहीं ले पाई, बट एकदम अंदर चली गई, ठीक है। मतलब अंदर इसलिए गई क्योंकि आई वाज लाइक अगेन नॉट प्रिपेयर्ड, नो आइडिया दिस काइंड ऑफ सीन कैन कम, ठीक है। ये सीन हो गया। फिर मैं उस टाइम पे, उस सीन के बाद मैंने बोला मैं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर राइट नाउ, आई विल कम बैक व्हेन आई फील बेटर। तो मैं पैक करके आ गई, सब बंद करके। और फिर वो मेरे अंदर चलता गया 1 महीना 1.5 महीना पूरा चला, है ना। और मैं इस टाइम पे सोच रही थी आई कुड नॉट टेक माई स्टैंड, विच इज, तो एक तो वो है, और दूसरा मैं अंदर अपने आप को जो ज्ञान की तरफ, ये जो पेन को यूज कर रही थी ज्ञान की तरफ और जाने के लिए, है ना, ज्ञान के पॉइंट्स को अंदर और घुसाने के लिए।
बिकॉज वो पेन के टाइम पे ज्यादा गुस्सा भी है, तो थोड़ा थोड़ा जो वो दीदी ने समझाया था कि रोटेशन वाला करते करते थोड़ा अंदर, तो अभी पहले से थोड़ा अंदर घुसा है, ठीक है। अब एक हफ्ता पहले वो ही आत्मा सामने आई, उन्होंने बोला कि डेढ़ महीने पहले वो जो था वो मैं थोड़ा ज्यादा ही मैंने बोल दिया था। आई उस टाइम पे सीन्स भी बहुत वो चल रहे थे, एंड आई वाज आल्सो अंडर द अ लॉट ऑफ थिंग वाज गोइंग ऑन, आई वाज आल्सो नॉट अंडर, माय मेंटल स्टेट वाज नॉट राइट, ऐसा कुछ नहीं है। वट एवर दे शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू सेइंग कि सॉरी मैं उस टाइम पे मैंने ज्यादा बोल दिया था। They told me, no, I said, then they said, no, I will change the narrative and all. While जो उनका बोलना अभी है कि I will change the narrative and all that, वो मेरे अंदर, मैं उसको लेके खुश या दुखी कुछ नहीं हो रही हूँ, क्योंकि वो वहां मैंने थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। बट आप जो बोल रहे हो, आपने जो अभी यहाँ समझाया, अगर ये सीन हम वैसे इंटरप्रेट करें तो देन दैट इज हाउ इट वर्क, राइट? आप अगर ऐसे अपना स्थिति को बना लेते हो उसी समय, जो इतना समय लगा है उस आत्मा को रियलाइज करने में, राइट? 1-1.5 महीना लग गया ना? 1.5 महीना लग गया, 1.5 months। हाँ, तो बिकॉज आपके अंदर इमोशंस ऑलरेडी ट्रिगर हो गया था, एंड यू आर सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी टू दैट सोल, तो इसी कारण से उस आत्मा को रियलाइज नहीं हुआ। पर आप काम करते करते जब खुद को स्टेबलाइज किया है, तब जाके उस आत्मा को रियलाइज हुआ। अगर आप यही वाला एक्शन उसी समय, तुरंत उसी समय कर पाते, अंदर जाके अपना इमोशन को सेटल करके डिटैच हो पाते, तो उस आत्मा को उसी समय रियलाइज हो जाता है। ओके। हाँ, उसमें भी थोड़े दिन, हाँ, बट ठीक है, समझ में आया। बट इसमें एक चीज हुआ ना दीदी, कहीं ना कहीं पे कल जब हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, करेज या अपना स्टैंड लेना, बट वहां चुप रह गई, तो मैं फिर अपना स्टैंड भी तो नहीं ले पाई ना करेज से। हाँ, तो 2 ऑप्शन है ना, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, राइट? हो तो ऑप्शन 2 बोल रहे हो। अच्छा, ठीक है दीदी। तो आपको डिसर्न करना पड़ेगा उस समय, उस आत्मा का स्टेट कैसा है देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एरोगेंस में है, तो उस समय आई फील थोड़ा सा पेशेंस रखने में फ़ायदा है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट पर्सन दैट यू आर रॉन्ग। बट इन दिस केस जब मैं पेशेंस रखूंगी तो मैं कॉन्शियस होंगी कि मैं पेशेंस रख रही हूँ, इसीलिए मैं चुप हूँ। इस टाइम पे तो मैं इमोशन में आ गई, उसके वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। मतलब इन अ वे I was not a winner for myself, but ठीक है, it worked out because I worked out on myself for 1 month. But जो स्पिरिचुअली जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड होगा उसको समझ में आएगा कि अभी चुप रह के पेशेंस दिखाना है या अभी बोलना है। मतलब वो जो जजमेंट है वो ले पाएंगे, है ना? हाँ, उस आत्मा के ऊपर डिपेंड होता है। कोई आत्मा ऐसे भी होता है कि आप जब बोल देते हो, समझा देते हो, वो समझ जाते हैं। तो आपको परखना होगा कौन से आत्मा के लिए आपको पेशेंस रखना होगा और कौन से आत्मा को आप थोड़ा प्यार से बोल देने से वो समझ जाएंगे। राइट? ठीक है, थैंक यू। तो सेकंड पॉइंट है, व्हेन यू आर इन ए सिचुएशन वेयर द पर्सन इज फायरिंग यू यूजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड यू आर नॉट एट फॉल्ट, you are required to stand for yourself immediately, preventing the other person from using the old pattern further and also keeping yourself safe. तो ये है स्टैंड लेना। जब आपको कोई डिमोरलाइज कर रहे हैं या आपको ब्लेम कर रहे हैं जहाँ पर आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपको उस समय स्टैंड लेना होगा कि मैंने ये नहीं किया, या जो भी ट्रूथ है वो बोलना पड़ेगा आपको। दिस एक्ट ऑफ योर सेल्फ विल नॉट ओनली बी ए प्रोटेक्शन फॉर यू उस समय इन द प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होगा कि आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्टैंड करेंगे। rather it would help you get protected in future situations too, क्योंकि वो
जो सामने जो जितने भी सोल्स है वो आपके बिहेवियर को नोटिस करेगा कि शी स्टैंड्स फॉर हर राइट्स। जैसे अभी एक सिचुएशन में आप अपने राइट के लिए खड़े हुए हैं, तो फ्यूचर वाले सिचुएशन में भी केयरफुल हो जाएंगे वो लोग। पीपल विल नोटिस योर बिहेवियर एंड बी केयरफुल नॉट टू डिसऑनर यू इन फ्यूचर। आपके राइट्स से डिप्राइव कोई नहीं करेंगे, क्योंकि आपने दिखाया कि मैं मेरे राइट्स के लिए स्टैंड कर रही हूँ। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना चाहेंगे? दीदी इसमें भी कहीं ईगो का तो नहीं आता कि राइट्स वाला भी जब बात आते लाइक नो, काफी आप अपने राइट्स के लिए आपको स्टैंड करना ही पड़ेगा। आप अगर डिप्राइव्ड रहेंगे तो लोग डिप्राइव ही करेंगे आपको। अच्छा, एक सीन इस पे भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे किसी एक टाइम पे मेरे को कोई प्लान करना है, मुझे अपना कोई ट्रैवल है ना, तो अब वो ट्रैवल जो प्लान करना है उस पे मैंने प्लान करते टाइम अभी जो सीन है वो है कि कोई है नहीं, लोग है ना। मेरे को ट्रैवल करने के लिए कोई मना नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि कोई नहीं है तो मेरे को अपना भी प्रोटेक्ट करना है कि मैं जब ट्रैवल करूँ तो मुझे काम ना करना पड़े कोई, है ना। तो मैंने एक ऐसा ओपन डिस्कशन रखा दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑन दिस डेट्स, ठीक है, जस्ट टू लेट देम नो, बिकॉज कोई है नहीं, ठीक है। एंड देन किसी को प्रॉब्लम नहीं है लेने से, कोई बोलेगा ही नहीं, बट कैन वी मैनेज द डेट्स, थोड़ा ऊपर नीचे वो वाला डिस्कशन आया, ठीक है। In the whole process, when the process happened, when the discussion happened, I kept on thinking, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत थी, क्या ये राइट एक्ट था। आई एम जस्ट इवेल्युएटिंग माई सेल्फ, ठीक है, कि ये मेरा एक्ट राइट था गलत था, मैं छुट्टी ले लूँ, कोई कैसे करे वो देख ले, उनकी मर्जी। तो and nobody has any problem, so how would you place this situation here? Is it like taking, मतलब मुझे अल्टीमेटली बहुत अनईजी और अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मैं जस्ट अपने एक्ट को इवेल्युएट कर रही हूँ कि कहीं किसी से डिस्कस करना ये सब चीज, इज इट ऑल्सो यू गिव अवे योर अथॉरिटी? देखिए, आपका जो राइट है वो है आपका लीव। हाँ, आपको अगर बोलते कि नहीं अभी लीव नहीं ले सकते हैं, देन यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट। पर अगर एक आपस में एक डिस्कशन, समझ, मतलब एक दूसरे का सहयोग के लिए, अगर इफ यू कैन एडजस्ट योर लीव बाय टेकिंग इट लेटर और इन एडवांस, देन इट्स फाइन। ओके। So number 4 is number 3, when you are in a situation where the person before you is under the influence of self criticism, कभी ये भी होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं और मिसपरसेप्शन में आ जाते हैं, then the soul needs to get elevated. You need to radiate love and power to the soul to help come out of the influence, either by praising his importance or by gifting or by remaining detached and keeping silent. तो आप उस सोल के हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ क्रिटिसिज्म और मिसपरसेप्शन में जाके जब लो फील करते हैं, वहाँ पर हमारा एम होगा कि उस सोल को कैसे एलिवेट करें। वहाँ पर अगर आप स्टैंड लेंगे, अगर उस आत्मा को और नीचे गिरा देंगे, तो फिर वो उठ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। सो यू नीड टू रेडिएट लव, यू नीड टू रिमेन डिटैच्ड। समटाइम्स क्या है, कोई गिफ्ट देने से, लाइक गिफ्टिंग भी यू हैव टू सी कि वो सोल कैसी है। इफ दैट सोल लाइक्स टू बी गिफ्टेड, तो आप वो गिफ्टिंग वाला युक्ति भी यूज़ कर सकते हो
जिससे वो आत्मा एलिवेट हो जाए एंड देन वो उस सेल्फ क्रिटिसिज्म से निकल पाए। और यू कैन रिमेन डिटैच्ड। जब डिटैच रहेंगे तो फिर आपका वो रहम की दृष्टि होगा और आप अपने पावर्स में रहेंगे और वो पावर रेडिएट करेंगे। डिटैच में रहम की दृष्टि कैसे दीदी? जैसे आपने देखा वो आत्मा सेल्फ क्रिटिसिज्म में है, कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं कि खुद के बारे में गलत कह रहे हैं। ऐसे सेल्फ क्रिटिसाइज कोई कोई करते हैं ना, तो उस समय उसको, जैसे कभी होता है कि हम डांट भी देते हैं या कुछ अच्छा, कुछ कह के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट, आप अगर उस सेल्फ क्रिटिसिज्म से, वो जो सेल्फ क्रिटिसिज्म स्टेट में है, उस समझ गई स्टेट मैं। से डिटैच हो पाएंगे, देन समझ यू विल बी गई। रेडिएटिंग पावर, राइट? यार, और काफी बार ये सेल्फ क्रिटिसिज्म का जो लाइन है ये इतना सूक्ष्म है कि वो ऊपर से ना भी बोल रहा हो लेकिन उसके एक्शन से पता लग जाता है। यस, जैसे कि वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि वो काम वो ठीक से नहीं करता, करेक्ट। तो इसीलिए वो जाएगा ही नहीं उस काम पे। लेकिन यू जस्ट बी साइलेंट। जैसे आई विल टेल यू वन सीन। जैसे माय मॉम इज गोइंग टू चेन्नई। ओके, she's going to Chennai this Saturday night. Okay, my sister is unwell. Okay, she doesn't venture out cooking. उनका ये नेचर पैटर्न रहा है। she's a good cook, पूछ के अच्छा बना लेती है, but she never ventures out. तो उनका नेचर, अभी उन्होंने जैसे ही पता चला कि मम्मी इज गोइंग, तो उन्होंने सबको बोल दिया कि जब से मम्मी जाएंगे और जब तक मम्मी आएंगे तब तक मैं सबको दही चावल ही खिलाऊंगी बच्चों को। So I wanted to go initially because she was not well. Okay. But I pulled back. I said, "नहीं, just remain distant." करेक्ट, बहुत अच्छा किया। हाँ, क्योंकि जब तक उनका निखर के आएगा, हाँ, ये भी एक तरीके का सेल्फ क्रिटिसिज्म है ना, where you in a way you try to not get into that act at all because वहां पर आपको अपनी कमजोरी से, what I feel, it's not self criticism, it is a pattern जहाँ पर वो खुद करना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं करना नहीं चाहने का भी तो कारण ना, मतलब आई विल डू द लाइक एक क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स द कर्म, लाइक जो एक्ट निकल कर आएगा वो इट्स नॉट गुड एज पर इन माय माइंड। सो उसको क्रिटिसाइज करते हुए वो एक्ट नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं है क्या? क्रिटिसाइज करते हुए एक्ट नहीं चाह रहे, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मतलब कि I don't cook nicely. मतलब it's in my mind. मतलब I'm not a good cook. It's not that I'm not a good cook. ये भी हो सकता है कि she doesn't want to cook. वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि I'm not a good cook बोल के वो खुद एस्केप नहीं कर सकते हैं। एक ही दही चावल खिला के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एक अगर कुछ बनाना है तो बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम सीख सकते हैं। आप अगर चले जाते वहाँ पर तो आप करते तो वो आत्मा कभी भी अपना एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। हाँ, नहीं लगाते। हाँ। लेकिन क्या सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं आता ये हिस्सा? आई डोंट थिंक सो। ओके, आई विल चेक। हाँ, क्योंकि सेल्फ क्रिटिसिज्म में जाने से वो एटलीस्ट शुड ट्राई टू लर्न, राइट? सेल्फ क्रिटिसिज्म यू कैन थिंक उसके ऊपर थोड़ा। ठीक है, आई विल थिंक। हाँ, किसी ने उनको कुछ कहा है कभी कि हाँ, उनकी बेटी अच्छा भोजन नहीं बना पाते करके बहुत बोलते कि अब मम्मी आप भोजन अच्छा नहीं बनाते, आप ये लोग ये अच्छा बनाते, ऐसे जब भी वो बनाती है हर डॉटर क्रिटिसाइजेस हर वर्क।
Okay. And do you feel that it's because of that she doesn't want to cook? She and her daughter didn't have a great relation. So, like, I don't know it that depth. मुझे नहीं पता इतना डेप्थ का, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई उनको नहीं मिली बहुत अच्छी फीडबैक्स. तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन दैट सोल कि अंदर क्या फीलिंग्स है. ओके ओके, बट फ्रॉम माई साइड मैंने इस पॉइंट को इसलिए उठाया था, जो हमारा जो पॉइंट था कि डिस्टेंटली सपोर्ट करना, मतलब दूर रहकर. ट्रू. तो वो मेरा रोल मैंने चुना अपने लिए. हाँ, that is a wise decision. ओके, थैंक यू. ठीक है. So number 4, when you are in a situation where your own emotions have already got triggered. How did you help me learn cooking? I don't know. But because I am asking this क्योंकि आप तो खाना बनाते थे और आपने कभी एक बार के लिए भी मुझे फील होने नहीं दिया anything. But how did it help me if this equation is an equation? Yeah, true. Because I never thought that you don't know how to cook. You never gave any vibration of that she doesn't know or I have to do extra work. I didn't fall into any emotions, right? You protected the entire thing and that gave me वो मेरे को energy दिया. And I was observing what you were doing because like Suchitra Bhen said, right? क्या होता है कि आपके सामने जब बहुत सारे इतने कुक होते हैं और जो आपने कभी करा नहीं है, मतलब कुकिंग फॉर मी वाज एब्सोल्युटली, मतलब मुझे जीरो आता था, ठीक है. जो आपने करा नहीं है और सब इतना एक्सपर्ट होते हैं आसपास, तो आप थोड़ा डर से भी अपने आप को छुपा लेते हो कि नहीं मुझे नहीं आता. यू यूज दैट मास्क ऑफ मुझे नहीं आता and you try to protect yourself behind that mask. और अगर ऐसी आत्मा आ गई जो सामने या तो खूब बना के खिलाएगी या तो खूब, मतलब जिनको पता है कि उनको खाना बनाना आता है, उनके सामने वो आत्मा पीछे चली जाएगी. बट जो आत्मा ना इस बारे में सोचेगी ना कुछ और एकदम स्ट्रेट लाइन थॉट, एकदम स्ट्रेट लाइन चलेगा, वहां से दूसरे आत्मा को पावर मिल जाएगा. True. So number 4, when you are in a situation where your own emotions have already got triggered and are not in a position to stand for yourself. Emotion trigger हो गया अंदर और खुद के लिए खड़े नहीं हो पा रहे. Then you need to go inside and observe your emotions, to weaken them, to free your mind from its influence. तब अपने मन पर ही काम करना है. Number 5, when you face a situation where you were not prepared, you can still stand for yourself. तो अगर ताकत होगा आत्मा में तो फिर वो प्रिपेयर नहीं था, पर खुद के लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे. और कीप साइलेंट वेर यू स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. कभी ऐसे होता है कि समझ में नहीं आया सिचुएशन, समझना पड़ेगा. ओके, इसके पहले वाला स्टेटमेंट. किसी ने आज ऑफिस में मेरे से, मैं बैठी थी, मतलब सीन्स के ना, मतलब, और आप वैसे ही पढ़ रहे हो, आज ऑफिस में बैठे थे. कुछ एक काम था उनको, ब्यूटी का प्रोडक्ट था जो मुझे कोई आइडिया नहीं है. मैं उनसे पूछ रही थी ये क्या है, कि मुझे कुछ काम करना था उसके रिलेटेड. तो वो मेरे पास बैठी थी और वो काम कर रही थी. अचानक से उन्होंने अपने फोन में कुछ खोल के बोला, प्लीज कैन यू पे सम 4,000 अमाउंट. अब मैं तो ना भी नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं, कैन यू पे करके प्लीज बोल दिया. तो मैंने बोला ठीक है, बिकॉज आई थॉट ऑफिस सेटअप है, देर इज नथिंग दैट कि कोई आपको पैसे नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा तो मैं बोलूंगी, ऐसा मैंने सोचा, ठीक है. दूसरा फिर उन्होंने बोला, अरे मेरा क्रेडिट कार्ड सेव नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हो. मैंने बोला नहीं, मैं आई विल नॉट गिव यू क्रेडिट कार्ड. देन शी सेड कि ठीक है, आप एक काम करो, आप मेरा गूगल पे कर दो. तो मैंने उनको कर दिया गूगल पे, 4,000 समथिंग अमाउंट वाज देयर. अब कर तो दिया मैंने,
ये ना मैं मांगना मतलब देने का संस्कार था लेकिन मांगने का संस्कार नहीं था। तो ये मेरे अंदर बहुत एक इरिटेशन क्रिएट किया कि अब मैंने बंद कर दिया है देना भी, है ना। तो बिना सोचने से पहले ये पूरा सीन होने के बाद मेरे अंदर बहुत वो होने लगा कि मैंने कैसे दे दिया। अब मैंने उनको थोड़ा जज ये सब जो भी करना है करना चालू कर दिया। अब वो होने के बाद मैंने बोला ठीक है हो जाएगा, देखो दे देंगे, तुम अपना काम करो। So after that, the way she was speaking to me, she said she will give me immediately, है ना। But आधा घंटा हो गया है ना, काम वो कर रही है अपना, वो मैं भी अपना। फिर मैंने उनके सामने गई, लोग जितने भी क्या थे खड़े थे पता नहीं, मैंने बोला आई वाज लीविंग ऑफिस, आई सेड आप मेरे को गूगल पे कर देना, ठीक है, करके मैं निकल के चली आई। ठीक है, फिर अंदर ऑटो में मैंने अपने आप को ट्यून किया कि तुमने क्यों दिया, तुम अगर प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये वो सब। फिर अब ये अभी समझ में आ रहा है, आप बोल रहे हो आपके अगर अंदर जब पावर है तो आप बोल सकते हो। क्योंकि मेरे लिए किसी से मांगना आई वुड मतलब आई विल नेवर बी एबल टू आस्क। हाँ, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि दो ही मत, बिकॉज दैट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। समझ गए? अच्छा, पहले ही मना कर दो, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि मांगना आपको मुश्किल है। बट मांग लिया ना दीदी, मांग तो लिया, सीखना पड़ेगा। मिला आपको? हाँ, मांग लिया, मैं आ गई घर। अभी एज वी प्रोसीड, आपने बोला वो क्लास कर रहे हैं, अभी मैसेज आया कि गूगल पे बुक करके मेरे को आ गया। यस, तो द प्रॉब्लम इज दैट कि हम दे देते हैं इन्फ्लुएंस में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, पर उसके बाद अंदर अगर हलचल हो रहा है then that was not a wise decision. अच्छा, right? हाँ, मतलब उनको उतना जानते भी ना। अंडरस्टूड, ठीक है, चलो। तो जब भी, क्योंकि आपको पता है ये मेरा पुराना पैटर्न है, तो ये सब कुछ सोच के काम करना पड़ेगा ताकि आप उसके इन्फ्लुएंस में ना आओ, आपका स्थिति खराब ना हो। आपका स्थिति खराब होगा, साथ में आप उस आत्मा का स्थिति को भी खराब करोगे, बिकॉज यू विल बी holding that person till you get the money. Yeah. है ना, एक डिस्टर्बेंस, एक डिसहार्मनी हो जाता है रिलेशन, दोनों के रिलेशन के बीच में। बट दिस इज गुड दैट आपने वो करेजियस स्टेप उठाया मांगने का। हाँ, मतलब ये पावर से आया जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ दीदी, मेरे पास एक सीन है। क्या हुआ, 2 दिन पहले मैं ऑफिस जा रही थी और इट वाज अराउंड 11:45। ओके, जब भी मैं जा रही थी आई हैड बुक्ड उबर, बट इट वाज टेकिंग 5 मिनट्स। सामने से एक ऑटो वाला बोला मैडम बैठ जाओ, ठीक है। और मैं 2-3 काम अपने दिमाग में रखे हुई थी, मैं बैठ गई। तो मेरा बेसिक पैटर्न ये है कि मैं बैठने से पहले पूछती हूँ कितना लोगे। उसने पहले पूछा नहीं कि कितना लोगे, तो मैं बैठ गई। उसके बाद मेरा ऑफिस भी बहुत पास है, तो मेरा 2-3 काम खत्म होके मैं ऑफिस आ गई। तो इसमें मेरा 2 चीजें इससे पहले हुई। When I was trying to cancel Uber, it was not happening. तो मुझे कनेक्ट हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। ओके, आई डिडंट डू राइट। मैंने कहा ओके ठीक है, देखते हैं। फिर कैंसिल हो गया, वो 2-3 मिनट लिया लेकिन इट गॉट कैंसिल। फिर वो बाई उतरी और उसने मुझे स्ट्रेट अवे कहा, मैंने कहा भैया पैसे दो। पैसे तो कहता कि मैडम 100। मैंने यहाँ पे गलती है कि मेरे पास, मैं जनरली कैश देती नहीं हूँ, मैं ऑलवेज फोन पे करती हूँ। बट उस दिन मैं भी जल्दी में थी, तो मैंने सोचा 50 करके मैंने दिया और कहा 50 दे दो। कहता मैडम 100 का रास्ता है। मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा भैया 50 का रास्ता है, आई कैन शो यू उबर। कहता कि आई हैव नाइदर उबर नाइदर ओला, मेरे पास सिर्फ ऑटो है, मैं यही चलाता हूँ, 100 का रास्ता है। मैंने कहा भाई मैं तो उतरूंगी नहीं, जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे मैं उतरूंगी नहीं। तब उसने इधर उधर करके जोड़ के मुझे 30 रुपए दिया और कहा इतने ही मेरे पास है। फिर आफ्टर ऑल मैंने थोड़ा और 1-2 बार फिर कहा नहीं इट इज 50, फिर उसने नहीं दिया। आई रियलाइज ही डजंट हैव इट, दैट्स व्हाट उस समय मुझे ऐसा लगा। फिर मैं अंदर जा रही थी अपने
ऑफिस के अंदर। तो मैंने अपने आप को यही बोला कि देखो उसने मेरे धूप के 5 मिनट बचाए तो शायद उसके मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए, एंड मेरी गलती का मैंने पे किया, आई डिडंट आस्क। सो ये मेरा उस सीन से सीख था। But you stood for yourself. That is good. I asked. I was totally aghast by the 100 rupee. But I realized my two mistakes. That phone pay करना था, I would have had the power. I didn't have to ask. Yes. Because once I handed him 100 rupee, हाथ में जाने के बाद नहीं कर सकते. बात नहीं कर सकते आप. और secondly, बैठने के बाद भी I realized कि बैठने से पहले you have to ask the cost. So you cannot work on. Right. Everybody will know. नहीं हो सकता हो. So I realized these two things कि. Nice. So, जैसे when you face a situation where you are not prepared, you can still stand for yourself. जैसे सुचित्रा बहन ने stand किया है. और keep silent where you still need to understand the situation. Situation समझ में नहीं आया तो फिर चुप रहने में फ़ायदा है. You can enter your inner space and introspect. ताकि अंदर अगर इमोशन ट्रिगर हो गया या कुछ भी हलचल हो रहा है उसको शांत करके उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना है. तो ये हाँ इसमें भी एक डिस्कस करें. बोलिए. आपने आप कुछ पढ़ ले हो तो वो कर लो, उसके बाद करते हैं. चलो ठीक है. नहीं बोलिए क्योंकि फिर दूसरा पॉइंट में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा. तो जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, दैट इंट्रोस्पेक्शन का इंस्पिरेशन कभी कभार हम नेचर को देख के भी कुछ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं. तो मतलब मैं वैसे ही करके कुछ इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी आज नेचर देख के, एंड अल्टीमेटली मुझे कुछ अच्छा चीज समझ में आ गया. नेचर को देखते 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 आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन, बट दैट वाज नॉट थ्रू ज्ञान, दैट वाज थ्रू नेचर. ओके. That sort of inspiration, introspection also works, right? Yeah, that also works, but that is temporary, right? You're आधार ले रहे कोई चीज का. अच्छा, ये भी आधार हो गया. हाँ, नेचर का आधार ले रहे हैं ना आप. मतलब एक चीज समझने के लिए, एक इक्वेशन समझने के लिए. तो एक इक्वेशन समझने एग्जाम्पल लिया है नेचर का. हाँ, जैसे पेड़ देखा ना, कि हमें कोई जगह पसंद नहीं आता है तो कुछ टाइम पे रहते हैं, फिर बोलते हैं नहीं मुझे यहाँ पसंद नहीं है, यहाँ से जाना है, भागते हैं, है ना. बट एक पेड़ जो यहाँ बैंगलोर के रास्ते में देखोगे ना, मेन रोड में इतना धूल, इतना डस्ट होता है, ठीक है, और सारा साल उसमें कुछ देखेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं वो कौन सा पौधा है. अचानक से चेरी ब्लॉसम के टाइम लिया. हाँ, राइट. That is nice. That is okay. But that's also आधार. No, that is not आधार. आप जब सटल चीजें जाते हो दीदी, सटलिटी, आप अंदर जाकर सटल चीजों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं बोलते, तो नेचर की भी तो बहुत सारी चीजें सटल ही हैं. मतलब हाँ, बट क्या है कि देवोबहन ने आईज से देखा, राइट. सेंस परसेप्शन किया, but she took the meaning in a subtle way, beyond sense perception meaning को लिया, right? ओके. मतलब वाओ, अच्छा. जैसे आप ज्ञान का भी आधार जो बोल रहे हो या समझ का या पैटर्न का, तो हम ये बियॉन्ड सेंस परसेप्शन वाली बात कर रहे हैं. Yes. ठीक है, पॉइंट. और अब किसी और का पैटर्न भी एक्चुअली बियॉन्ड सेंस परसेप्शन ही, अपना दूसरे का पैटर्न भी बियॉन्ड सेंस परसेप्शन ही देखते हैं. ट्रू. तभी जाके हार्मनी इन रिलेशनशिप होता है. तभी आप कल्टीवेट कर रहे हो हार्मोनियस रिलेशनशिप. मैं कल वाला सीन जो बोल रही थी ना दीदी, उसमें भी मैंने ये पैटर्न देखा था कि उस आत्मा ने 2 बार मेरा उसकी वही आदत मेरे नजर में आई. दोनों बार वो ईमेल में सीसी किसको रखता है वो देखता है. सो जैसे ही मैंने वो पैटर्न पकड़ा, आई वाज एबल टू रिलीज माई सेल्फ. मतलब वो सटल चीज को देखा ना आपने. हाँ, वरना उससे पहले तक मैं इमोशंस में बंधी बैठी थी. बाहरी रूप से देख रहे थे. बाहरी वर्ड्स पर देख रहे. करेक्ट. सो आपने हार्मनी क्रिएट किया.
Number 6, when you face such a situation where the other person is trying to control you on the basis of mostly familiarity, इसीलिए बाबा कहते हैं दे और दे के संबंधों को भूल जाओ. जैसे कल मानसी बहन का केस जो था, फेमिलियरिटी के कारण कंट्रोल्ड हुए, क्योंकि जो दे के संबंध है वो हमारे लिए फेमिलियर होते हैं, वहाँ फेमिलियरिटी रहता है रिलेशनशिप में. तो वो समझते हैं कि वो छोटी है और मैं बड़ी हूँ, सटल रूप में वो काम करता है, इसलिए वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. और जब वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नॉट ओनली बॉडीली रिलेशन, इवन जब फ्रेंडशिप में भी अगर फेमिलियरिटी है तो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं. एंड समटाइम्स वी गेट कंट्रोल्ड, और फिर उसमें हम ना नहीं कह सकते. जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपने अगर बोला कि नहीं 5 बजे तो मैं नहीं जा सकती, 5 बजे में थोड़ा काम है, तो फिर जो आपके साथ फेमिलियरिटी में है वो जल्दी से आपको नहीं छोड़ेगा. वो बोलेगा ठीक है फिर 5:30 बजे रख लें, 5:30 बजे आ जाना. आप 5:30 बजे भी मना करेंगे तो फिर बोले 6 बजे, ट्राई टू कंट्रोल. तो और आप ना भी नहीं कह पाते हो, क्योंकि वो फेमिलियरिटी है. एट दैट मोमेंट आप नो नहीं कह पाते हो. फिर एंड यू रियलाइज लेटर ऑन आप देखते हो कि उस सीन में बहुत सारा इमोशंस था और वहाँ पर नो कहना चाहिए था. तो उस समय ये मोरालिटी में नहीं फंसना है कि मैंने हाँ कहा तो मुझे करना ही होगा. You can change your decision by not doing the work and silently observe what happens next, being detached. तो ज़रूरी नहीं है कि आप करो. आपका अगर बाद में आपको समझ में आ जाता है या आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो चुप रह जाना है. ऐसे नहीं कि फ़ोन करके भी बोलना है कि मैं नहीं कर सकती. करना ही नहीं है और उस सीन से डिटैच हो जाना है. तो अपने आप वो आत्मा जो कंट्रोल करना चाह रहे थे, कंट्रोलिंग टेंडेंसी में थे, वो भी फोल्ड होके अंदर चले जाएंगे, अपना स्टेट में टिक जाएंगे और आप भी डिटैच रह पाओगे, उस सीन में बंधे हुए नहीं होंगे. तो दिस इज़ हाउ हार्मनी इन रिलेशनशिप कल्टीवेट होता है. इसमें कोई क्वेश्चन है? तो नेक्स्ट इज नंबर 7. देयर कैन बी अ सिचुएशन वेर यू हैड टू सेट बाउंड्रीज विथ अनदर पर्सन. कोई भी सिचुएशन में कुछ चेंज लाने के लिए जहाँ पर आप डिप्राइव्ड हो, तो उसके लिए आपको कभी बाउंड्रीज सेट करना होता है. पर कभी दिखाई देता है कि कोई सीन में एक थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व रहता है. आप बाउंड्री उस आत्मा के साथ नहीं सेट किया, बाउंड्री सेट किया दूसरी आत्मा के साथ, पर एक तीसरी आत्मा भी उस सीन में है एंड a third person is involved in the same scene and you don't find it necessary to explain the fact to that person. तो उस आत्मा को ज़रूरी नहीं है कि उसको बताए कि हमने इस कारण से बाउंड्री सेट किया है, क्योंकि उस आत्मा का कोई वहाँ रोल नहीं है, सिर्फ उस सीन में इन्वॉल्व है. You can then wisely harmonize by explaining in a different manner. तो थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि वो थर्ड पर्सन को पता है कि कुछ बाउंड्री सेट हो रखा है, बट ही डजंट नो द रीज़न बिहाइंड इट. तो फिर आप युक्ति से वो जो बाउंड्री सेट किया, वो युक्ति से उस आत्मा के साथ एक्चुअल बात को नहीं बता के आप हार्मनी इन रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो. क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ दीदी. सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल.
मैं जहाँ पर बैठती हूँ पेशेंट देखने के लिए, वहाँ पर एक ही टेबल है। तो एक ही टेबल में 2 डॉक्टर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, भीड़ ज़्यादा लग जाता है और फिर हम ठीक से सेवा नहीं कर पाते हैं। तो हमने बाउंड्री सेट किया कि जब तक प्रॉपर दोनों को बैठने का सिस्टम नहीं होता है तब तक हम एक जने ही बैठेंगे। तो ये बाउंड्री सेट था। तो इसके बीच में एक और डॉक्टर आया सेवा में, जो थोड़े दिन के लिए आया, तो वो सीन में इन्वॉल्व हो गया। तो क्योंकि वो उस जगह पे 2 डॉक्टर बैठने में थोड़ी दिक्कत होता है, तो मैंने क्या किया, मैं पेशेंट देखने बैठती नहीं हूँ। सो ये 3rd डॉक्टर जो आया है वो इस सीन में इन्वॉल्व है एंड ही नोज दैट आई एम नॉट कमिंग। यहाँ पर मैंने वो रीज़न उनको एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, इसी वजह से हम एक ही डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। रैदर आई टोल्ड हिम कि मैं आप आए हो तो कुछ समय के लिए मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ या मैं थोड़ा सा ज्ञान योग कर लेती हूँ। एंड ही एग्रीड। क्लियर हुआ अब? तो तीसरा बंदा जो आया, आपने उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया? हाँ, नॉट नेसेसरी, राइट। ओके। क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, माना हम किसी के बारे में आइदर कंप्लेन कर रहे हैं या किसी का निंदा कर रहे हैं, तो वो हार्मनी इन रिलेशनशिप नहीं रहेगा। अच्छा, उस तीसरे के साथ? हाँ, नॉट ओनली तीसरे के साथ, तो जिसके अगेंस्ट में बाउंड्री सेट किया उसके अच्छा। साथ भी रिलेशन खराब हो जाएगा, राइट? हाँ, राइट राइट राइट। मुझे याद है जब आपका दीदी वाला एपिसोड भी था, आपकी सिस्टर वाला भी, तो आपने ज्यादा उस पर चर्चा नहीं की। हाँ। मतलब यू केप्ट इट बिटवीन यू एंड हर ओनली। यस। यू डिडंट इन्वॉल्व एनी थर्ड लाइक जरूरत नहीं है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखना होगा ताकि हार्मनी खराब ना हो। दीदी, आई थिंक विथ टाइम यू, मतलब विथ प्रैक्टिस एंड विथ योग, यहाँ पे भी पावर आता है। नहीं तो Yes, हम जो definitely. पहले थे बोलते रहते थे, अब धीरे धीरे पावर आता है तो बोलने का मन भी ऐसा करता नहीं है किसी को। समझने का भी पावर चाहिए, कहाँ पर कितना लिमिटेशंस रखना चाहिए। हाँ। और वैलिडेशन, बेसिकली हम जब किसी और को इन्वॉल्व करते हैं तो हम एक पब्लिक वैलिडेशन पर जाते हैं। करेक्ट। कि माइनॉरिटी सेट, मतलब ये मैं 2 हो गई है, पहले मैं सोच रही थी, अब हम 2 सोच रहे हैं। सब इनर मेजॉरिटी रखकर चलते हैं। यस यस। किसी के बारे में बोल के फिर उस आत्मा का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, जबकि जब हम अपने अंदर भी जा रहे हैं, और शायद वो कोई करे या ना करे, बट वी आर मोर, वी अंडरस्टैंड द एक्शंस बेटर when rather than explaining it to 10 people. Correct. मतलब okay, ठीक है, thank you. Number 8, there might be situations where you don't find necessity in replying to a question put to you. ऐसे भी questions कोई आत्मा पूछ सकते हैं और आपको रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझ रहे हो। You can be in your inner space. चुप रहना है। कैसे चुप रहे? Don't answer. जैसे मुंह के सामने आके कल किसी ने मुझे पूछा, आपका रेटिंग कितना हुआ? और मैं एकदम, मतलब मुझे आंसर नहीं करना था, मैंने कर लिया। Because you don't have power. बट कोई मुंह के सामने आके आपको पूछे, अच्छा आप कुछ भी कर सकते हो, करने को टाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। Either you can say that I'm not interested to share, या आप चुप रह के अपना काम करते रहो। The person will understand and go.
पता है ऐसे एक सीन मेरे साथ हुआ था दीदी हमारे ऑफिस में। ये नहीं कि रेटिंग क्या है, कि रेटिंग की डिस्कशन क्या है, ये वाली बात को नहीं थी कि किसके साथ होगी किसके साथ हो नहीं बाकी है, ऐसी बात वो भी लोग शेयर नहीं करते यहाँ पर। तो मैंने रियलाइज किया कि टू पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हुआ है कि नहीं हुआ, एंड आई वाज अ साइलेंट ऑब्जर्वर इन द होल सीन। तो उन्होंने पूछा किसी बंदे से, और वो बंदे ने घुमाया, उसने घुमाया कि सबका हो जाता है ऐसा, हमारा भी ऐसे कुछ है। एंड देन आई रियलाइज कि सूक्ष्म में एकदम से कुछ इंटरवीन हुआ और सीन बदल गया। मतलब कोई फोन आ गया या कुछ आ गया, एंड द गाय गॉट एस्केप्ड। मतलब ही डिडंट हैव टू एक्सप्लेन। आई रियलाइज जैसे आप एक स्टेप लेते हो ना, मतलब आपको नेचर सपोर्ट करता है, मतलब यू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। करेक्ट। क्योंकि हर एक आत्मा का अभी क्या है कि कलयुग में हर एक आत्मा का कोई ना कोई ओल्ड पैटर्न है, वो पैटर्न जागृत हो जाता है। तो खुद को भी बचाओ, अननेसेसरी किसी को कुछ शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। जो आप नहीं चाहते हो उसमें फंसना भी नहीं है, कंट्रोल नहीं होना है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब फेमिलियरिटी का भी एक कीड़ा है। Yes, जो true. इसको शुरू करता है। हाँ, लुकिंग गुड भी है। हाँ, दोनों भाई बहन तो है इसमें। तो आज की मुरली में जो है, मुझे यही लगा कि बाबा का कंसेप्ट को यूज करके कैसे सुख और शांति का रास्ता बताना है, अपना चलन द्वारा, अपना बोल द्वारा, अपना मन को शांत रख के, वो बाबा ने समझाया है। तो जल्दी से पढ़ ले मुरली को। तो मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए हैं। तकदीर जगा कर आई हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तो स्वर्ग के तकदीर, स्वर्ग एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम बाबा का कंसेप्ट यूज करके। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बना रहे हैं हम स्वर्ग, सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जितना जितना हम बाबा का कंसेप्ट को यूज करेंगे और दूसरे आत्माओं को अलाइंड करते रहेंगे, उतना उतना उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहाँ जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं। तो भक्ति क्या है? जो हमने अनेक मतों में फंस गए हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्य की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो, सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है। ये भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो। बना रहे हैं ना? नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर, पतित पावन जिसकी महिमा है। एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती है, वही पतित पावन है। हमारा पुराना पैटर्न्स को, पुराना कंसेप्ट्स को रिप्लेस करके नया कंसेप्ट में जो बाबा का कंसेप्ट है उसके हिसाब से चलना सिखा रहे हैं। हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। ये भारत ही था, बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुखधाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह न सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया,
जहाँ से हम आते हैं। बाकी सत्युग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहाँ तुम पवित्रता, सुख, शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो, तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़ी है, गॉडफादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े ते बड़े यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं, और वर्षा तभी पाते हैं जब इम्प्लीमेंट करते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है, बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है। तो जैसे जैसे हम बाबा का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा जीवन में सुख परमेट करने लग जाते हैं। उनकी ही महिमा है। सत्युग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, वहाँ तो राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा कोई की नहीं। भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं, फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं। बाबा लिबरेट करते हैं। ये जो हमारा रिलेशनशिप खराब हो रखा है, सुपीरियर इन्फीरियर का रिलेशन बना हुआ है, उससे लिबरेट कर रहे हैं बाबा, हार्मनी ला रहे। ऐसे तो नहीं है उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा, याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। सतयुग में तो किसकी महिमा होती नहीं। पीछे ये धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। जो इस पुरुषार्थ करेंगे, बाबा का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, वही आ पाएंगे। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। बाबा के साथ जब संबंध जुड़ेगा, हम बच्चों का ही बाबा के साथ संबंध जुड़ा है और फिर वर्षा लिया है। इस समय सब दुखी है, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। हमारा पाठ क्या है? खुद बाबा से रिलेशन बना के, बाबा से वर्षा लेके, सुख शांति का वर्षा पाकर दूसरों को भी वो रास्ता बताना है। तो कितना सुंदर पाठ है। जिस बाप की इतनी महिमा है, वह अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते, अगर वे हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सब से न्यारा है। जो बाप की महिमा है, वही इस समय तुम्हारी महिमा है। फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। तो इस बात को पढ़ के, ये बाबा के महावाक्यों को पढ़ के मुझे एक बात याद आया कि अगर हमारा ये बाबा की जगह पे हम होते, और इतनी सारे बच्चे जो भटके हुए हैं, जो बाबा से भी नफरत कर रहे हैं, भगवान का कंसेप्ट को यूज़ करने से जो एक रिजेक्शन आ रहे हैं, हमें गलत समझ रहे हैं, भगवान का नाम लेने से भी एक रिजेक्शन में आ जाते हैं, उनको देख के बाप को कितना दुख मिलता होगा। पर बाबा एवर हैप्पी है। इसलिए कोई भी
बच्चे के प्रभाव में नहीं आते हैं, उनकी स्थिति के प्रभाव में नहीं आते हैं, वो न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है। फिर भविष्य में बाबा को पैटर्न भी तो पता है। हाँ, यस, इसीलिए मतलब क्योंकि जैसे नॉलेज का पैटर्न का भी तो उसको पूरा नॉलेज है। हाँ, और कारण भी पता है कैसे बच्चे फंसे हैं। हाँ, इसीलिए उसको हमेशा रहम वाला पार्ट ज्यादा प्ले कर देता है। ट्रू। फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये जो हम दर्द से गुजरते हैं, ये इसका रिजल्ट जो है अथाह सुख है। ये जिस दिन सुख भोगने लग जाएंगे, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लग जाएगा, एक पड़ाव क्रॉस कर लेते हैं, तब ये अतीन्द्रिय सुख का स्टेट आ जाता है। तब समझ में आएगा कि बाबा ने हमें कितना कुछ से छुड़ाया। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे। जैसे ये लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने ज़रूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये पद पाया है। दुनिया में कोई समझते नहीं कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, श्रेष्ठ कर्म करके, बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से, श्रीमत अनुसार। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब ये बन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में ये आता है, हम ये थे फिर ये बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्व आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे। वहाँ कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं, न जास्ती ठंडी न गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते। हाँ, ये जब मैं सुन रही थी ना, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि बाउंड्री सेट करना हर एक का कितने लिए जरूरी है। ट्रू। प्रकृति भी अपने बाउंड्री में रहती है, मतलब न ज्यादा न गर्मी ज्यादा न सर्दी, उसकी भी एक बाउंड्री है। कि इक्वेट और लाइक, क्योंकि अभी इंसान प्रकृति के साथ भी वो बाउंड्री मेंटेन नहीं करता, मतलब उसको मिसयूज करता है। या ब्रह्मा बाबा ने भी बाउंड्री सेट करके रखा था ना जीवन में। बाबा सेवा के लिए गली गली में नहीं जाएगा, बोला था ना बाबा ने। और एक्चुअली में बाबा, हम मतलब उस समय जब सुना था कि बाबा नहीं जाएगा, और जब अभी जो हम इनर अवेयरनेस वाला जो सेवा कर रहे हैं, इसका जो है इन दोनों में कनेक्शन समझ आता है। कि वो फ्रीक्वेंसी जब बना रहा है, तो अपने आप ही सबकी एलिवेट होकर उनसे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। करेक्ट है ना। उसको गली गली क्या जरूरत है जाने की, जब वहां बैठ के ही कर रहे हैं। लेकिन तब हमें एक अलग, मैंने उस समय अलग समझा था। लेकिन अब आप बाउंड्री बात कर रहे हैं, तो हर एक आत्मा बाबा तक पहुंचने का एक पुरुषार्थ खुद ही करेगी। सही है ना? बात है। हाँ। ओके। तो बाबा ने कहा सतयुग में सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो, क्योंकि बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से हमने वो संस्कार बनाया। वो लोग गाते भी हैं खुदा बहिष्ठ अथवा हेवन स्थापन करते हैं, तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। तो आज हमने जो भी मंथन पढ़ा है, वो यही है तरीका, हर एक को श्रीमत पर चलकर रास्ता बताना। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता। अब तो हेल है, ज़रूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं,
फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं, श्री कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है, ये देह को भी भूलना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं, नहीं तो फैमिलियरिटी में फंसेंगे। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशुक के। माशुक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके। तो आत्मा कैसे पवित्र हो रहा है? कर्म को चेंज करके। हाँ जी, आप बोल दे, मैं फिर हो गया। ये जो पुरानी जूती वाला पॉइंट आया था, तब मैं सोच रही थी कि हमने अलग अलग, हमारा तो एक जन्म के बाद जब दूसरा जन्म आता है तो वो जूता भी वो नहीं पहनना चाहता क्योंकि साइज बदल गया। राइट। तो मैं सोच रही थी कि एक्चुअल जूता का साइज भी बदल जाता है। तो शरीर तो बदलता है ही। तो कैसे बाबा मतलब इसको एकदम इस नजर से दिखवाते, क्योंकि सबसे लोवेस्ट स्टेट है मतलब जूता। यस, शूद्र वाला जगह है ना। हाँ एग्जैक्टली। और बाबा उस मतलब कि वैराग ला रहे हैं शरीर से। ओके। अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पार्ट चलते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारामारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी। तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वे बहुत पछताएंगे। बाप कहते हैं तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे। याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप ही है। वे कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधा आदि भल करो, क्योंकि योग बल जमा करना बहुत ज़रूरी है। योग बल जमा होगा तब जाके बाबा के श्रीमत अनुसार कदम उठा पाएंगे, कर्मों को बदल पाएंगे। बाबा ने कहा धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहाँ रहे, क्योंकि बुद्धि का योग जब वहाँ रहेगा तब जाके श्रीमत अनुसार श्रीमत को यूज करने का हिम्मत रहेगा। दीदी इसमें धंधा करते समय हम शायद लौकिक काम करें या से मतलब हमारा ऑफिस का काम करें तो उस समय तो हमारा काम में होता है, मतलब जो काम कर रहे, लेकिन धंधा आदि बल करते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करना, मतलब बाबा की अवेयरनेस से करना। श्रीमत अनुसार जैसे हमने भी पढ़ा कि पैटर्न समझना, जहाँ बोलना है बोलना, जहाँ नहीं बोलना है नहीं बोलना, मॉरलिटीज में नहीं फंसना। साथ साथ हमें सत्युग निर्माण भी करना है, दूसरों को सुख और शांति का रास्ता भी बताते जाना है। हाँ राइट।
जैसे दीदी कल जैसे मानसी बहन वाला केस था कि हम वो लो अप वाला ना देखकर अगर वो कर रहे तो अभी तो हम सत्युग के निर्माण का कर रहे हैं पुरुषार्थ, नहीं? yes, जहाँ वो रिगार्ड वाला पार्ट रख रहे हैं वहां हम बढ़ रहे हैं, है ना? कौन सा था? वो उन्होंने रिगार्ड ना बोला था ना, रिगार्ड देना कि वो हाँ, स्कूल उनका आंटी का जो था। नहीं, आंटी नहीं, वो स्कूल वाला जो था। हाँ, अच्छा। आंटी के साथ ही लास्ट में जो सीन आया था, हाँ। जहाँ वो बोल रही थी कि मैं बच्चों को फ्री विल देती हूँ, यस, ताकि वो रिगार्ड वाली बात थी ना वो। ट्रू। तो ये इससे भी तो सत्युग निर्माण हो रहा है। यस, डेफिनेटली। वो टीचर होते हुए भी बच्चों को फ्री विल दिया है, माना वो हार्मनी लाया है रिलेशनशिप में, राइट? मतलब बाउंड्रीज रखते हुए भी बाउंड्रीलेस रिलेशन। यस। ओके। तो बाबा कहते हैं, परंतु बुद्धि का योग वहाँ रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुख धाम का मालिक बनने मामे कम याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं वे सर्वशक्तिवान हैं, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। तो बाबा ने कितना अच्छा 1-2 दिन पहले मुरली में बताया था कि आत्मा से परमात्मा जब बोलते हो तो ज़रूर परमात्मा भी स्टार है। जब आत्मा स्टार मिसल है तो जैसे कहते हैं, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कह देते हैं कि आत्मा से परमात्मा। तो उसके बेसिस पर बाबा ने ये भी कहा कि परमात्मा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिवान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का, क्योंकि बीज में सारा झाड़ का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें है, नॉलेज है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उनको ज़रूर मालूम होगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते। इसलिए बाप कहते हैं, काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। काम विकार में फंसा, शुरू से अंत तक दुख ही दुख मिलेगा। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। ज़रूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो। जो बहुतों को जगाएंगे वे ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है। सब एक जैसे पुरुषार्थी हो ना सके। स्कूल बड़ा भारी है। ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुखधाम और शांतिधाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतोप्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वे सभी अब संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं है, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं।
त्योहार सब यहाँ मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं। है सब इस समय के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो, हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है ज़रूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद ज़रूर सतयुग होना है। तो बाबा से नॉलेज हमें मिल रहा है। बाबा का श्रीमत हम फॉलो कर रहे हैं और हमारा फॉलो करने से दूसरे आत्माओं को एलिवेट करके बाबा के साथ जोड़ देना हमारा काम है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगारा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। ये अंतिम जन्म है, इसीलिए अंत समय में सबको बाप का परिचय मिलेगा। क्योंकि हमारा ये जो श्रीमत अनुसार, बाबा के कंसेप्ट के अनुसार कर्म को चेंज करना ही उन आत्माओं को बाबा को पहचानने का ताकत मिलेगा। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग को भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगने से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं। तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है। शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माओं निकालते हैं। समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। अब तो 21 जन्म के लिए एवजा मिलता है। भक्ति में जो दान करते थे वो दूसरे जन्म के लिए मिलता है, और अभी दान करने से 21 जन्मों का एवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे। अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ये है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ। अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवान उवाच, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगारे बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। वरदान, बालक सो मालिक की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। राजा है हम, कर्मेंद्रियों का राजा, किसी के अधीन नहीं है। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो, क्योंकि आत्मा में सब कुछ है, सारा प्राप्त हुआ है। जो क्वालिटीज है, जो पावर्स है, जब उस स्टेट में स्वराज्य अधिकारी स्टेट में रहते हैं, वहाँ पर कोई खालीपन नहीं है, कुछ चाहिए नहीं होता है। यही गीत सदा गाते रहो, तब ये गीत गाते हैं। पाना था सो पा लिया, खोया पाया ये खेल नहीं करो।
पा रहा हूँ, ये अधिकारी के बोल नहीं, अधीनता के बोल हैं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वे नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते, अधीनता में फंसेंगे ही नहीं। जहाँ पर अधीनता के दिखाई देगा, तुरंत अपने को वहाँ से विड्रॉ करके वो इंडिपेंडेंट बनने का एक्ट उठाएंगे। स्लोगन: योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारे: निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ, विश्वास चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाना है। फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल स्टेट जो है वो सटल स्टेट है। फेथफुल ये नहीं है कि किसी के आगे झुक जाना। फेथफुल वो है जो बाबा के श्रीमत अनुसार उस रास्ते पर चलना। तो जब बाबा के हिसाब से, बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से जब चलते हैं तो बाप दादा के आगे भी फेथफुल और सर्व परिवार के आगे भी फेथफुल है, क्योंकि उस आत्मा को भी ट्यून कर देते हैं और सक्सेसफुल बन जाते हैं। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस स्टेट में होगा। अच्छा, ओम शांति। और कुछ शेयर करना है? ठीक है फिर। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू।